हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारे पास क्रैब साइकिल और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन का। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और मैं कुछ रिएक्शंस भी पढ़ाऊंगा इसमें। ऑल दो रिएक्शंस आपको लर्न नहीं करने हैं पर वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप थोड़ा सा फोकस होकर देखिए कि इसकी क्या डिटेल है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक बेसिक पॉइंट से कि क्रैब साइकिल एक्चुअल में क्या है। इसे हम कई बार ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, बिकॉज इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड है और जिसमें बेरे हमारे पास 3 COH ग्रुप होते हैं। तो 6 कार्बन का जो सिट्रिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट है उसमें 3 COH ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो ये एक बेसिक बात पे हमने बात की है। और क्रैब साइकिल को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम हेंसलिट क्रैब है। हेंसलिट क्रैब है, ये उसके नाम पे रखा हुआ है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ जो हमने पॉइंट्स बता दिए आपको। तो स्टार्ट करते हैं जरा क्रैब साइकिल के बैकग्राउंड के साथ। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पाइरुवेट बना था, ग्लूकोज से जो पाइरुवेट बना था वो पाइरुवेट हमारा एंटर किया था माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो पाइरुवेट था, इस पाइरुवेट से हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया था। क्लियर? ये याद होगा आपको। एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का है। नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर इनटू क्रैब साइकिल। दिस मींस क्रैब साइकिल का मेन सिग्निफिकेंस किस चीज को लेकर है? क्रैब साइकिल बेसिकली ऑक्सीडेशन करता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमने अभी देखा किससे बना है? पाइरुविक एसिड से। क्लियर? तो क्रैब साइकिल इसका ऑक्सीडेशन करता है। तो क्रैब साइकिल इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है और हम लोग देख पा रहे हैं कि क्रैब साइकिल की जो लोकेशन है वो बेसिकली क्या है? मैट्रिक्स है। तो जरा बेसिक डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं क्रैब साइकिल के लिए। तो सबसे पहले हम कहेंगे क्रैब साइकिल की लोकेशन। नाउ व्हाट इज लोकेशन ऑफ क्रैब साइकिल? अभी हमने देखा कि लोकेशन जो है क्रैब साइकिल की वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मींस सारे के सारे एंजाइम हमारे पास क्रैब साइकिल के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। कुछ डिटेल और है इसमें माइन्यूट सी, वो मैं बताऊंगा आपको कि टोटल 7 एंजाइम है, 8 एंजाइम है, उसमें से कौन सा मैट्रिक्स में है और कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड है, आगे बात कर रहे हैं उस पर। ठीक है, अब जरा ये सोचिए, लोकेशन के बाद हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्रैब साइकिल? व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्रैब साइकिल? क्रैब साइकिल की सिग्निफिकेंस क्या है? क्रैब साइकिल की हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, क्रैब साइकिल मेन स्टेप है एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सीडाइज करने के लिए। मींस एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सीडाइज करने का काम किसका है? क्रैब साइकिल का। अगर आपको मेरी ये बात समझ आई है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एसिटाइल कोए किसी भी सोर्स से आए, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोए हमारे पास कहां से आता है? पाइरुवेट से आता है। और कहां से आ सकता है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से आ सकता है। मींस फैट की बीटा ऑक्सीडेशन होती है, उससे आ सकता है। इसके अलावा प्रोटीन से भी हमारे पास एसिटाइल कोए आ सकता है। तो ये जो एसिटाइल कोए हमारे पास आएगा, ये जो हमारे पास एसिटाइल कोए आएगा, ये सारा जो एसिटाइल कोए है इनसे बनेगा, उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे किसके अंदर? उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे किसके अंदर? क्रैब साइकिल में। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर? और ये क्रैब साइकिल हो कहाँ रही है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए जरा नंबर ऑफ एंजाइम पे बात कर लेते हैं। क्रैब साइकिल में टोटल नंबर ऑफ एंजाइम्स, जिन्हें मैं नंबर ऑफ स्टेप्स भी कह सकता हूं बिकॉज एंजाइम्स आर रिलेटेड विद स्टेप्स, तो टोटल हमारे पास 8 एंजाइम्स है। ठीक है, टोटल हमारे पास 8 एंजाइम्स है। उसमें से 7 एंजाइम प्योरली मैट्रिक्स में होते हैं। 7 एंजाइम हमारे पास किस में प्रेजेंट होते हैं? मैट्रिक्स में। एक एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास बेसिकली कितना? एक एंजाइम होता है। बाकी 7 एंजाइम हमारे पास मैट्रिक्स में है। अगर आप ये डायग्राम देख सके तो क्रैब साइकिल के सारे एंजाइम यहाँ मैट्रिक्स में है,
सिर्फ एक एंजाइम उसमें से इस इनर मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, उस पे बाउंड होता है। क्लियर। अब जरा क्रैब साइकिल को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि क्रैब साइकिल में एंटर कौन करता है, एंटर कौन करता है हमारे पास, बेसिकली एंटर करने वाला है पायरुविक एसिड विच इज नोन है, सॉरी, बेसिकली एंटर करने वाला है एसिटाइल कोए। क्लियर, एसिटाइल कोए। तो एसिटाइल कोए जो कि 2 कार्बन का है, वो क्रैब साइकिल में एंटर करता है। नाउ दिस एंट्री इज नोन एज, बेसिकली कंडेंसेशन हो रही होगी। तो ये जो 2 कार्बन का एसिटाइल कोए है, वो 4 कार्बन के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करता है। क्लियर, मैं स्ट्रक्चर भी इसका ड्रॉ करूंगा आपके लिए। क्लियर, तो आप ये समझेंगे कि ये जो 2 कार्बन का एसिटाइल कोए है, वो कंबाइन करता है किसके साथ, 4 कार्बन के ऑक्सैलो एसिटिक के साथ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, विच इज 4 कार्बन, बेसिकली 4 कार्बन का कंपाउंड है। और इसके साथ हम पानी भी ऐड करते हैं, एनसीईआरटी मेंशन करती है पानी के साथ कंडेंस करते हैं। तो मेरे पास बेसिकली 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनता है, 6 कार्बन का मेरे पास सिट्रिक एसिड बनेगा। अगर हम सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर देखना चाहें, तो सिट्रिक एसिड एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें बेसिकली हमारे पास 3 COH ग्रुप होंगे, नाउ इट इज नोन एज सिट्रिक एसिड। ये हमारे पास सिट्रिक एसिड है। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, सिट्रिक एसिड है। अब ये जो सिट्रिक एसिड आप देख पा रहे हैं, दिस सिट्रिक एसिड ऑफ 6 कार्बन, और इसमें हमारे पास 3 COH ग्रुप हैं। इसमें हमारे पास क्या है, 3 COH ग्रुप हैं, एक ये रहा, एक ये है, और एक ये है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ हमारे पास, फर्स्ट स्टेप है किसका, क्रैब साइकिल का। इसको कराने वाले एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेटेज। क्लियर, सिट्रेट सिंथेटेज, जो एसिटाइल कोए को कंडेंस कर रहा है पानी और OA के साथ। क्लियर, और हमारे पास 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया। क्लियर, अब इसमें मेरे पास जो फ्री हो गया, ये कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा, जो हमारा बाहर निकल आएगा। तो कोएंजाइम ए फ्री हो गया। क्लियर, ये चीज समझ आ गई। अब हमारे पास आ गया सिट्रिक एसिड। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझा रहा हूँ। मेरे पास ये जो लोकेशन है, मुझे यहाँ पर ऑक्सीडेशन करनी है। क्लियर, यहाँ मुझे क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, वहां पर अल्कोहल ग्रुप लाऊंगा, मींस दिस OH को मैं यहां मूव करूंगा, एंड दिस H शुड बी, यहां से H को मैं इस कार्बन पर मूव करूंगा। इसका मतलब मैं एक तरीके से आइसोमर बनाऊंगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हम आइसोमर बनाएंगे किसका, सिट्रिक एसिड का। तो आइसोमर कैसे बनाएंगे, पोजीशंस चेंज करेंगे कुछ कंपाउंड की, जैसे कि यहाँ COH है। क्लियर, यहाँ H आ गया, और यहाँ से जो H था वो यहाँ मूव किया है, और यहाँ मेरे पास OH आ गया। क्लियर, तो इस कंपाउंड का नाम है आइसोसिट्रिक एसिड। इट इज ऑल्सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, पर ये बेसिकली क्या है, आइसोसिट्रेट है। इसमें भी 3 COH ग्रुप है, पर ये आइसोमर है। ये क्या है, आइसोमर। तो इसको आइसोमर को बनवाने के लिए मेरे पास सेकेंड एंजाइम आएगा, जिसका नाम है सिस एकोनिडेज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं सिर्फ रिएक्शन समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। ये आपको लर्न नहीं करने, आपको सिर्फ समझना ही है कि हो क्या रहा है। इसका मतलब आपने फर्स्ट स्टेप में क्या की, कंडेंसेशन। क्रैब साइकिल के फर्स्ट स्टेप में आपने की कंडेंसेशन। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, आइसोमर बनाया। आइसोमर बनाने के लिए एंजाइम का नाम है सिस एकोनिडेज। अब देखिए, मैंने कहा था ये आइसोमर किस लिए बना रहे हैं, ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, अगले स्टेप में ऑक्सीडेशन करूंगा, और ऑक्सीडेशन में इस कार्बन पे करूंगा, ये जो कार्बन है यहां करूंगा। और जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, याद करिए, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से मेरे पास कीटोन बन जाएगा, क्योंकि वो इंटरनल, अंदर की तरफ अल्कोहल है, टर्मिनल नहीं है। तो मेरे पास यहां पर ऑक्सीडेशन से ये कीटोन बन गया, जो
बेसिकली अभी हमने बनाया है। क्लियर? अभी भी ये 6 कार्बन का है। इस कंपाउंड का नाम तो था आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट की थर्ड स्टेप में हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। अगर आपको ये समझ आए थर्ड स्टेप में हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो मेरे पास मैं रिडक्शन कर सकता हूं एक स्टेप में। तो रिडक्शन का मतलब मैं NAD प्लस से NADH बनाऊंगा, क्योंकि इस स्टेप में तो ऑक्सीडेशन हो रही है और इसके पैरेलल मुझे रिडक्शन से NADH बन जाएगा। तो मेरे पास थर्ड स्टेप में जो था, मेरे पास ऑक्सीडेशन हुई और NADH बन गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने लिंक रिएक्शन में पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि अगर CO2 निकले और साथ में NADH बने, उसे हम नाम देते थे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर सेम काम हो रहा है। यहाँ पर NADH निकला है और इस कार्बन, इस कंपाउंड की आप डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, और आप डीकार्बोक्सिलेशन के लिए ये COH रिमूव करेंगे CO2 की फॉर्म में। क्लियर? तो हम अगर ध्यान से देखें, इस स्टेप में ऑक्सीडेशन भी हुई है, जो ये थर्ड स्टेप है। थर्ड और फोर्थ को मैं कंबाइन थर्ड स्टेप लिख दूंगा। मींस ये दोनों स्टेप जो थे, ये दोनों स्टेप को मैं कंबाइन लिख दूंगा। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है और इस वाले स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। इसको मैं कंबाइन नाम दूंगा, जिसे मैं कहूंगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। जिसको मैं क्या नाम दूंगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और अगर आपको समझ आए, ये 6 कार्बन का कंपाउंड, ये 6 कार्बन का कंपाउंड अब कन्वर्ट हो चुका है 5 कार्बन में। तो ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड था, इसका नाम था ऑक्सैलोसक्सिनेट। इसकी डीकार्बोक्सिलेशन से जो बनेगा उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब एक चीज समझे आप, फर्स्ट स्टेप था सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम के थ्रू, सेकंड स्टेप था सिस एकोनिटेज एंजाइम के थ्रू। सिस एकोनिटेज एंजाइम जिसने क्या किया? आइसोमर बनाया। थर्ड स्टेप, हम थर्ड और फोर्थ स्टेप को कंबाइन एक सिंगल एंजाइम से बोलेंगे। हमने कहा था कि अगर CO2 निकल रहा हो और साथ में NADH बन रहा हो, तो एंजाइम का नाम हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज होगा। एंजाइम का नाम क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेज होगा और पूरा नाम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ध्यान से समझे, इसके नाम पे ला रहे हैं। ये भी हमारे पास 6 कार्बन है, इसके नाम पे ला रहे हैं। तो ये 6 कार्बन वाले के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं आपको कि हमने क्या किया है, हमने OA के साथ कंबाइन किया। किसको कंबाइन किया? एसिटाइल कोएंजाइम को। उससे जो हमारे पास बना वो सिट्रिक एसिड बना। इस सिट्रिक एसिड का मैंने आइसोमर बनाया है। आइसोमर बना के मैंने बनाया आइसोसिट्रेट बना दिया। मैंने OH की पोजीशन शिफ्ट करी थी। आइसोसिट्रेट से मैं 2 रिएक्शन कर ले गया। एक में मैंने NADH बनाया और दूसरे रिएक्शन में मैंने CO2 निकाला। जब NADH आपने बनाया तो कंपाउंड 6 कार्बन का ही था, जिसका नाम था ऑक्सैलोसक्सिनेट। फिर आपने जब CO2 रिमूव किया है, तो कंपाउंड जो बना है उसका नाम 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड है। ये आपने कहाँ पढ़ा है? ये आपने मिनरल न्यूट्रिशन के लास्ट चैप्टर में, लास्ट पेज पे पढ़ा था, जहां फेट ऑफ अमोनिया लिखा हुआ है। क्लियर? ये 5 कार्बन का कंपाउंड बन गया। और अगर आप ध्यान से देखें, NADH निकलना और CO2 निकलना, NADH बनना और CO2 निकलना, टुगेदर नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो आपको समझ आना चाहिए, पाइरुवेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से एसिटाइल कोएंजाइम A बना था। अब इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से, आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड बना है। अब मैं क्या करूंगा? इससे अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखूंगा। आप देखिए जरा, ये COH हट गया तो यहाँ CH2 हो जाएगा और यहाँ कीटोन आ चुका है। तो मैं अगर इसको प्रॉपरली लिखूं तो मेरे पास स्ट्रक्चर आएगा COH CH2 CH2। now here is ketone and यहाँ पर COH। now this is 5 carbon alpha keto glutaric acid। 5 कार्बन अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। क्लियर?
अब अगर आपको मेरी बात समझ आए तो जो 6 कार्बन सॉरी जो एसिटाइल कोई की 2 कार्बन थी एक CO2 की फॉर्म में जा चुकी है और टोटल मैंने 3 रिएक्शन पढ़े हैं, 3 एंजाइम है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज वाज थर्ड एंजाइम। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। मींस मैं यहां पर निकालूंगा CO2 और साथ में बनाऊंगा मैं NAD प्लस से NADH। अगर आपको समझ आए NAD प्लस से NADH रिडक्शन है, मींस इस कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन NAD प्लस के पास है और NADH बना है। अब एक चीज सोचिए जरा ध्यान से, आप ध्यान से सोचिए, मैं CO2 निकालूंगा यहां से, अगर मैं CO2 निकालूंगा तो मेरे पास जो कंपाउंड आएगा, मेरे पास जो कंपाउंड आएगा वो ये कंपाउंड आएगा जिसमें जिसमें मेरे पास, ध्यान से समझें, जिसमें मेरे पास एल्डिहाइड होगा। पर हम इसके साथ साथ इस कार्बन की ऑक्सीडेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेप को हम क्या नाम दे रहे हैं, ये जो फोर्थ स्टेप है इसे भी हम नाम दे रहे हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मींस ये एक तरीके से क्रैब साइकिल का दूसरा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, जिसमें आपके पास NADH बना है और CO2 निकला है। क्लियर? तो अगर ऑक्सीडेशन हुई है तो कंपाउंड क्या बनना चाहिए था, एल्डिहाइड ना बन के यहाँ पे फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। पर आपको एक चीज समझ आनी चाहिए थी बेटा कि जब ये ऑक्सीडेशन हुई तो काफी ज्यादा एनर्जी बनी, जब ये ऑक्सीडेशन हुई तो काफी ज्यादा एनर्जी बनी, तो हमने क्या किया, टेम्पररी यहां पर जोड़ दिया एसिटाइल कोएंजाइम ए को। तो ये बनने से पहले, ये जो मैंने लिखा है इसके बनने से पहले यहां पर एक कंपाउंड और बना जिसका नाम है, ध्यान से सुनेंगे, ये तो होता सक्सिनिक एसिड, ये होता सक्सिनिक एसिड। ये ना बनकर इससे पहले यहां पर एक कंपाउंड और बना है जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। मींस ये कोएंजाइम ए एसिड पे जुड़ गया जो यहां बनता और उसने बना दिया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, जिसे मैं ऐसे SCO की फॉर्म में कोएंजाइम ए को लिख रहा हूं। ये 4 कार्बन का है लेकिन ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, सक्सिनिक एसिड नहीं है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए क्यों बना है कि जब आपने इस अल्फा कीटो ग्लूट्रेट की ऑक्सीडेशन की डीकार्बोक्सिलेशन के बाद इतनी ज्यादा एनर्जी बनी कि टेम्पररी आपने कोएंजाइम ए जोड़ दिया। अगले स्टेप में, अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, इसको अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, इस कोएंजाइम ए को, इस कोएंजाइम ए को मैंने रिमूव किया है, इस कोएंजाइम ए को रिमूव किया है और उससे मेरे पास सक्सिनिक एसिड दिस कंपाउंड बना है। और उस एनर्जी से मैंने क्या करा, मैंने ऐसा करा क्यों था, ये क्यों जोड़ा था एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि मैंने कोएंजाइम ए जोड़ा था, मैंने एसिटाइल लिखा है, मैंने यहाँ पर कोएंजाइम ए जोड़ा था। कोएंजाइम ए जोड़ने का मेन पर्पस ये था, मेरे पास मेन पर्पस ये था कि मैं टेम्पररी इसको जोड़ूंगा, जब मैं इसको हटाऊंगा, जब मैं इस कोएंजाइम ए को हटाऊंगा तो एनर्जी बना लूंगा। तो मैंने कोएंजाइम ए यहाँ पर जोड़ा, अगले स्टेप में ये हटा लिया और हटाने के बाद मेरे पास क्या बन गया, जीडीपी से जीटीपी बन गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब जीटीपी यूज नहीं हो पाता है, हम क्या करेंगे, इस जीटीपी से हम क्या बना लेंगे, एटीपी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, जीटीपी को वापसी जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे और उस एनर्जी से एडीपी से एटीपी बना लेंगे। तो एक कपलिंग रिएक्शन के थ्रू ये कर लेंगे और फाइनली मुझे एक एटीपी यहां मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का है। अब जरा एंजाइम्स के नाम की बात करते हैं। हमने ये जो फोर्थ रिएक्शन कराया है, ये जो हमने फोर्थ रिएक्शन कराया है जिससे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की है, यहां पर जो एंजाइम आएगा उसका नाम रहेगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। फोर्थ एंजाइम है ये डीहाइड्रोजनेस, क्योंकि मैंने क्या बोला था, CO2 निकलेगी और NADH बनेगा, दोनों में नाम मिलाकर डीहाइड्रोजनेस रखते हैं। अब इस वाले में ATP बन रहा है या GTP बन रहा है, एंजाइम का नाम होना चाहिए काइनेज। तो दिस इज फोर्थ एंजाइम, नाउ फिफ्थ एंजाइम इज काइनेज, पूरा नाम सक्सिनेट काइनेज, सक्सिनेट काइनेज। अब सक्सिनेट काइनेज जो है वो बेसिकली क्या है,
बेसिकली क्या है, फिफ्थ एंजाइम है। अब देखिए ध्यान से, सक्सिनिक एसिड से हम फ्यूमरेट बनाएंगे। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, मुझे यहां पर ऑक्जेलोएस्टिक एसिड इससे बनाना है सक्सिनिक एसिड से। एनसीईआरटी लिखती है सक्सिनाइल कोए से ऑक्जेलोएस्टिक एसिड की रीजनरेशन करनी है। अब ये मेरे पास 6 स्टेप है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ डबल बॉन्ड लाऊंगा, इस पोजीशन पर मैं डबल बॉन्ड लाऊंगा यहाँ पर। तो डबल बॉन्ड में कैसे लाऊंगा उसको हम देखने वाले हैं। हम कैसे लाएंगे, हम क्या करेंगे, FAD का रिडक्शन कर देंगे FADH2 बना के, और वो दो हाइड्रोजन एक यहां से मूव करेगा, एक यहां से, और मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है, उसका नाम है फ्यूमरेट। क्या नाम है, फ्यूमरेट या फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड। तो बेसिकली 6 स्टेप जो है उसको कराने वाले एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये वो एंजाइम है जो बायोमोलिक्यूल में लिखा है, जिसका सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड है, प्रोडक्ट फ्यूमरेट है, प्रोडक्ट फ्यूमरेट है, और इस प्रोडक्ट के लिए इनहिबिटर जो है वो मैलोनेट है। तो मैलोनेट क्या करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, किसका, सक्सिनिक एसिड के साथ कंपटीशन करता है, किस पे बाइंड करने के लिए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से बाइंड करने के लिए। उससे क्या नहीं बनता आसानी से, फ्यूमरेट नहीं बनता। तो फ्यूमरेट बना लिया हमने, जो कि 4 कार्बन है, क्लियर, 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जो सक्सिनिक एसिड से बना है। यही वो एंजाइम है जो मेम्ब्रेन बाउंड है। हमने कहा था टोटल 8 एंजाइम है, 7 उसमें से क्या है हमारे पास, 7 उसमें से क्या है हमारे पास मैट्रिक्स में है, और 8 हमारे पास क्या है, बाकी 1 का है मेम्ब्रेन बाउंड। अब देखिए, मैं इस सक्सिनिक एसिड से जो फ्यूमरेट है, इस फ्यूमेरिक एसिड से OA तक जाऊंगा। ये जो OA है यहां तक जाने वाला हूं। तो यहां तक जाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखें, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको, इसमें मैं पानी ऐड करूंगा, मींस वाटर ऐड करूंगा डबल बॉन्ड के अक्रॉस। अगर मैं पानी ऐड करूंगा तो मेरे पास जो कंपाउंड आएगा, उस कंपाउंड में एक OH, और देखिए डबल बॉन्ड पे मैंने पानी ऐड किया तो यहाँ OH और H ऐसे ऐड हो गया। इस एंजाइम का नाम, जो कि हमारे पास 7th एंजाइम है, वो है फ्यूमरेज, जो ये काम कर रहा है। और पानी ऐड करने से ये जो फ्यूमेरिक एसिड है, पानी ऐड करने से ये जो फ्यूमरेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। मींस मैलिक एसिड क्या है, यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ CH2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे हम कह रहे हैं मैलेट या मैलिक एसिड। अब इस मैलिक एसिड को हम कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, जो कि एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो कि एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें यहाँ कीटोन है। अगर आप ध्यान से देख पाए, इस अल्कोहल को कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कैसे करूंगा, NAD+ से NADH बनाऊंगा, और फाइनली मेरे पास OA बन जाएगा। तो इस एंजाइम का नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर आप ध्यान से समझ पाए, 2 डिहाइड्रोजिनेज जो थे उसमें CO2 निकली थी क्रैब साइकिल में, और ये जो 2 हैं इसमें CO2 नहीं निकली, एक में NADH बना है और एक में मेरे पास FADH2 बना है। अगर मैं इसको आपको डिटेल के बाद, देखिए मैंने रिएक्शन के साथ बनाया है इसको, आप इसे 1 से 2 बार देखें ताकि आप क्या कर सकें, इसकी डिटेल को समझ सकें, इसकी डिटेल को समझ सकें। अब देखिए जरा, अगर मैं इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं, मैं चीजों को थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं, तो मैं कैसे बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले OA होता है जो 4 कार्बन का है, इस OA के साथ मैं कंडेंस कर रहा हूं एसिटाइल कोए को। एसिटाइल कोए 2 कार्बन है और उससे बाहर निकल रहा है कोएंजाइम A, क्लियर। और मैंने साथ में वाटर भी ऐड किया, तो मेरे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना उसका नाम था सिट्रिक एसिड, और यहाँ पर जो एंजाइम था उसका नाम था सिट्रेट सिंथेटेज। तो पहले एंजाइम का नाम याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। अब सिट्रिक एसिड पे हम क्या कर रहे हैं, आइसोसिट्रेट बना रहे हैं। हमने क्या किया इस स्टेप में, आइसोमर बनाया है। एंजाइम का नाम, सेकंड एंजाइम है सिस एकोनिटेज, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट के पर्पस से छोड़ा जा सकता है, पर याद करिए अच्छा रहेगा।
आइसोसिट्रेट की हमने क्या करी, ऑक्सीडेशन करी। इसका मतलब पहला NADH बनाया, ऑक्सीडेशन करी इस स्टेप में, उससे कंपाउंड बना ऑक्सैलोसक्सिनेट जो कि 6 कार्बन का है, ये भी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है इन दोनों के अलावा, मतलब सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, ये तीनों ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास। अब मैंने क्या किया है, अगले स्टेप में CO2 निकाल लिया। अगर इन दोनों स्टेप को मैं कंबाइंड फॉर्म में देखूं तो मैं कहूंगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। क्लियर। और मेरे पास जो बना है, मेरे पास जो बना है फाइनली, वो बना है क्या, फाइनली बना है अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। और अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड क्या है, 5 कार्बन का है। तो इसका मतलब एक CO2 का लॉस हो चुका है एसिटाइल कोए, क्योंकि 2 कार्बन थी उसमें से एक का लॉस हो चुका है। अब यहां पर मैं एक सिंगल एंजाइम का नाम लिखूंगा, जो थर्ड एंजाइम होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आप देखिए, अगर मैं शॉर्ट करके बताऊंगा तो आप रिलेट और ज्यादा करेंगे। अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट की भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर लेते हैं, मींस NAD प्लस से NADH बना लेते हैं, NAD प्लस से NADH बना लेते हैं। क्लियर। और CO2 निकाल देते हैं, तो इसे रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रैब साइकिल में कितनी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, दो हुई है ना, दो हुई है। कहां हुई है, पहली ये वाली थी और दूसरी ये। क्लियर। और इसमें भी एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज ही आएगा, इसमें एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज ही आएगा, डिहाइड्रोजिनेज ही आएगा। और डिहाइड्रोजिनेज में कौन से वाला आएगा, हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर। अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। और हमारे पास कंपाउंड बनना था सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड बनना था जो 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता। पर क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन भी की है, एक्स्ट्रा एनर्जी थी, टेम्पररी कोएंजाइम ए जोड़ा, तो कंपाउंड बन गया सक्सिनाइल कोए, सक्सिनिक एसिड का डेरिवेटिव एक तरीके से। तो इस स्टेप में, अगले स्टेप में, क्योंकि मैंने फोर्थ एंजाइम बना दिया, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस कोएंजाइम ए को बाहर निकालेंगे जो ये टेम्पररी जोड़ा था। उस एनर्जी से क्या बना पाएंगे, GDP से GTP। और ये GTP क्या बनाने में हेल्प करेगा, ATP बनाने में हेल्प करेगा। तो अगर ATP बन रहा है तो एंजाइम का नाम, फिफ्थ एंजाइम का नाम काइनेज, मैं पूरा नाम रखूं तो सक्सिनेट काइनेज रख सकता हूं। सक्सिनिक एसिड से हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, और इसकी ऑक्सीडेशन से हम क्या बना पाएंगे, FADH2, मींस FAD से FADH2 रिडक्शन हो रही है, ये रिडक्शन है। इसकी ऑक्सीडेशन से हम बनाएंगे फ्यूमरेट, फ्यूमरेट भी 4 कार्बन है। और यहां पर एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर आप ध्यान से देखें कितने डिहाइड्रोजिनेज हो गए, एक दिस वन, सेकंड दिस वन एंड थर्ड दिस वन। इनमें क्या डिफरेंस है, ये और ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं जो थर्ड और फोर्थ है, लेकिन ये जो सिक्स्थ एंजाइम है, ये जो सिक्स्थ एंजाइम है, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब फ्यूमरेट में हम पानी ऐड करेंगे, हमने पढ़ा था डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होगा, और मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा मैलिक एसिड जो कि 4 कार्बन का। ये रिएक्शन आप पढ़ते हो कि C4 साइकिल में कि OA से आप मैलिक एसिड बनाते हो, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मैलिक एसिड से OA बनाएंगे, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो इस वाले में एंजाइम जो था मेरे पास, जो 7th एंजाइम था जिसमें पानी ऐड कर रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं फ्यूमरेज। पानी ऐड कर रहे हैं हम, इसे क्या नाम दे रहे हैं, फ्यूमरेज। अगला, मैलिक एसिड से, मैलिक एसिड से यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऑक्सीडेशन होने से हम क्या बना पाएंगे, NAD प्लस से NADH। तो ये थर्ड NADH आपने बना लिया। थर्ड कैसे बना लिया, एक यहां बना था, सेकंड यहां बना था, और ये थर्ड NADH बन गया। और क्योंकि इस एंजाइम मैलिक से बना है, एंजाइम का नाम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज।
तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज लास्ट एंजाइम है। और आपको क्या क्या डिटेल पता चली वो देखिए फटाफट से। आपको ये पता चला कि टोटल टोटल हमारे पास कितने NADH बने? तीन NADH कहां बने? फर्स्ट ये रहा, सेकंड यहां है, थर्ड यहां है। उस 3 NADH में से 2 NADH ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से बने। मींस टोटल NADH कितने बने हैं? 3 NADH। उसमें से 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से बने हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब साथ में CO2 भी रिलीज हुई है, और एक बना है सिंपल ऑक्सीडेशन से। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक FADH2 बना है। तो एक मॉलिक्यूल हमारे पास किसका बना है? FADH2। एक FADH2 बना है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास एक डायरेक्ट ATP बना है। डायरेक्ट ATP हमेशा याद रखिए, ATP 2 तरीके से बनता है। एक, अगर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के बीच में बने, उसे हम कहते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट। मतलब जैसे हमने यहां पर क्या लिखा? सक्सिनाइल कोए से हम क्या बनाते थे? सक्सिनेट बनाया। इस स्टेप में जो ATP बना वो SLP है, डायरेक्ट बना हुआ ATP। और एक हम पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे OP, जो हम NADH और FADH2 की, NADH2 या NADH और FADH2 के ऑक्सीडेशन से ETS में बनाएंगे। मींस ये दोनों ETS में जाकर ऑक्सीडाइज होंगे। उस एनर्जी से जो ATP बनेगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो अगर आप देख पाए यहां पर क्रैब साइकिल में टोटल कितने डिहाइड्रोजनेज? NADH वाला नंबर क्लियर हो गया? कितने डिहाइड्रोजनेज? 4। 2 ऐसे हैं जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। मींस टोटल 4 डिहाइड्रोजनेज हैं, जिसमें से 2 ऐसे हैं जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, और 2 ऐसे हैं जो सिंपल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। 2 ऐसे हैं जो सिंपल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो 4 तो डिहाइड्रोजनेज है। क्लियर? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास अगर आपसे पूछे रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है कितने ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स आए, जो बेसिकली रिडक्शन से बने। तो रिड्यूसिंग पावर की अगर हम बात करें तो 3 NADH और 1 FADH2, ये हमारे पास रिड्यूसिंग पावर है। मींस ये जो हैं ये आगे जाकर ऑक्सीडाइज होंगे, पर ये बेसिकली कैसे बने हैं? NAD+ के रिडक्शन से और FAD+ के मतलब रिडक्शन से, FAD के रिडक्शन से। क्लियर? अब जरा ATP की बात कर लेते हैं, या पहले प्रोडक्ट लिख लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास। प्रोडक्ट ये बना कि एक एसिटाइल कोए से आपने क्या क्या बनाया है? आपने 2 CO2 बनाई है, 3 NADH बनाए हैं। क्लियर? एनसीईआरटी में जो दो दो वाटर के मॉलिक्यूल कंज्यूम होते दिखे हैं, वो अभी हम बताएंगे कहां पर है। तो 2 CO2 बनाई है, 3 NADH बनाया है, और एक FADH2 बनाया है, और एक GTP बनाया है जो कि ATP के बराबर था। हमारे पास 2 जगह पानी लगा है, एक यहां पर पानी लगा है इस रिएक्शन में, दूसरा फ्यूमरेज वाले में वाटर लगा है। क्लियर? मैं इसको चाहूं तो शॉर्ट में याद कर सकता हूं। सिट्रिक को याद करूंगा कैन, आइसोसिट्रेट को इंटेलिजेंट, ऑक्जेलोसक्सिनेट को ओम, अल्फा कीटोग्लूटरेट को करन, और सक्सिनेट सॉल्व, सक्सिनिक एसिड सम, फॉरन इज फ्यूमरेट, माफिया इज मैलेट, ऑपरेशन मतलब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। तो आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं कैन इंटेलिजेंट, ओम, करन, सॉल्व, सम, फॉरन, माफिया, ऑपरेशन। क्लियर? तो ये शॉर्ट फॉर्म में चाहे तो करें, पर बेसिकली याद करें प्रॉपरली। ठीक है? तो मैंने ये सारा बता दिया। अब जरा ATP को लेके डिस्कस कर लेते हैं। ATP को लेके क्रैब साइकिल में डिस्कशन कर लेते हैं। क्लियर? क्रैब साइकिल में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जरा, क्रैब साइकिल में 3 NADH बने थे, एक NADH 3 ATP देता है।
तो 3 इंटू 3 ये 9 एटीपी बनेंगे। पर ये एटीपी कहाँ बनेंगे? ईटीएस में। और कैसे बनेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? एक FADH2 ईटीएस में जाकर 2 एटीपी देता है। तो हमारे पास टोटल 2 यहां हो गए 9। क्लियर? और ये भी कहां बनेंगे? ईटीएस में। तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मींस टोटल क्रैब साइकिल में 12 एटीपी बनेंगे, जिसमें से 11 एटीपी कैसे बनेंगे? ईटीएस में जाकर, जिसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर? अब यहां पर एक जीटीपी जो बराबर था एक एटीपी के। तो एक क्रैब साइकिल में टोटल 12 एटीपी बनती हैं, जिसमें 11 एटीपी ओपी की है और एक एटीपी एसएलपी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको आने चाहिए। अब इसके बाद अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गए हैं, तो आपको ये समझ आना चाहिए, ये समझ आना चाहिए कि अगर मैं एक बेसिक बात पूछूं आपसे कि ग्लूकोज से कितनी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको बेसिक बात समझ आ गई कि ग्लूकोज से मेरे पास 2 पाइरुवेट बने थे। वो दोनों पाइरुवेट यहां आए। पाइरुवेट से मेरे पास एसिटाइल कोए में एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी। फिर एसिटाइल कोए से क्रैब साइकिल में 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। मींस 2 CO2 यहां बना है और एक CO2 हमारे पास यहां बना था लिंक रिएक्शन में। इसका मतलब अगर आप ध्यान से सोचें, पाइरुवेट की तीनों कार्बन 3 CO2 की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया से निकल जाएगी। इसका मतलब पूरे का पूरा ग्लूकोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू कन्वर्ट हुआ है। किसमें? किसमें कन्वर्ट हुआ है? CO2 में। इसका मतलब 6 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। क्लियर? तो अगर आपको ये सारा चीजें समझ आ गई है, डाउट है, एनसीईआरटी पढ़िए और रिएक्शंस देखिए क्या दे रखे हैं उसमें। क्लियर? रिएक्शंस देखिए, कपलिंग रिएक्शन बोला है। क्लियर? पहला एंजाइम जरूर याद करिए, सिट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि ये जो इतने सारे NADH बने हैं, इन NADH को हम कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं ईटीएस में, जो एक तरीके से फाइनली एटीपी बनाने को लेके स्टेप होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग ईटीएस कैसा है। क्लियर? अगर आपको ये समझ आया है तो आप इसको कम से कम 2 बार देखिए, रिलेट करिए, नोट्स बनाइए और कोशिश करिए बाकी बहुत सारे लोगों को शेयर करिए। अगर आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग बनी है तो बाकी लोगों को भी बताइए कि हम इसको प्रॉपरली रिएक्शंस को समझ सकते हैं। क्लियर? ये रिएक्शंस जो मैंने बताए हैं ये सिर्फ समझने के लिए बताए, आपको याद नहीं करने, पर रिएक्शंस जो होते हैं वो समझने के पर्पज से बताए गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो बेसिकली क्या पढ़ेंगे? ईटीएस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में ईटीएस की डिटेल पढ़ते हैं।